नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रश्ता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस बनी हुई होती है, उन पर विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद होते हैं, उनसे चर्चा करते, विश्लेषण करते, जानने की कोशिश करते कि आखिर उनके हेडलाइंस बनने के पीछे के क्या कारण है, असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, खबर की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और आज भी हम अखबारों की सुर्खियों में तमाम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार प्रवाल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ेंगे और फोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी, दोनों ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। प्रवाल जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। जिस तरह से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ये सही समय है, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि खत्म हो रही है जाति धर्म की बाधाएं, कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले 70 वर्षों में आज़ादी के बाद से कई बिलों में संशोधन हुआ है, कई नियमों में संशोधन हुआ, कई कानूनों में भी संशोधन हुआ और इस तरह सिविल जो हुआ है, सिविल कोड की जो बात की जा रही है, समान नागरिक संहिता इसको बोलते हैं, वो आज की महत्ता जरूरी है। क्योंकि अब जातिवाद, टकराव और ये जो तमाम चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से कहीं अवरुद्ध होते हैं, चाहे वो तलाक के मामले हों, चाहे वो दूसरे अन्य मामले हों, उसकी वजह से काफ़ी अदालतों का भी समय जाया होता है और काफ़ी लंबा समय इनमें लगता है। तो अब समय आ गया है कि एक निश्चित रूप से एक ऐसा कानून बने जो एक समान नागरिक संहिता देता हो, सबको एक समान रूप से देखता हो। क्योंकि अब मैं नहीं समझता कि आज़ादी के हम 75वां वर्षगांठ बनाएंगे, गोल्डन जुबली बनाएंगे, तो उसके बाद हमें लगता नहीं है कि अब कहीं पर इस तरह की कहीं कोई दिक्कत होना चाहिए, कहीं टकराव की स्थिति या जातिगत कुछ मामले होना चाहिए। अब समान रूप से लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा संशोधन भी होना जरूरी है और एक बड़ा बदलाव की ओर हम बढ़ रहे हैं। निश्चित यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब युवा पीढ़ी के लिए राह आसान होनी चाहिए। इसके क्या मायने निकाले जाए प्रभाल जी? देखिए, युवा पीढ़ी इस समय जो हाईटेक युवा पीढ़ी आ रही है, नेट, इंटरनेट और तमाम जो चीजें हैं उससे सुसज्जित है और जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो एक क्रांति हुई है इस क्षेत्र में, तो आईटी के क्षेत्र में, तो अब युवा लोग जो है वो कई जो पुरानी जो हमारी परंपराएं थी या पुरानी ऐसी कुरीतियां थी जिसकी वजह से काफी नुकसान होता था, जैसे मैंने कहा जातिगत वाला मामला था, तो इन तमाम चीजों से ऊपर उठ के अब युवा सोच रहा है, एक नई सोच के साथ युवा आया है। और चूंकि हिंदुस्तान में आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की है, तो इस समय जरूरत इस बात की है कि युवाओं को देखते हुए नए विकल्प क्या हो सकते हैं, नए संसाधन क्या हो सकते हैं, उस पर तलाश करना जरूरी है, ना कि जातिगत या अन्य मामलों को लेकर हम आपस में पिछले 100 साल पुरानी परंपराओं को लेकर ढोएं। तो इसलिए जरूरी है कि हमको अब एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए और पूरे देश में एक सिविल कोड जो बात चल रही है उसको लागू होना चाहिए। निश्चित ही अजय जी से भी जान लेते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में उनका क्या सोचना है। अजय जी, आज जब भारतीय संविधान हुआ तो एक विशेष वर्ग को भारत में रहने के लिए, इनके लिए किसी भी प्रकार की गोरा हो, तो एक अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बनाया गया जी। लेकिन उस पर्सनल लॉ के कारण कुछ जो स्वतंत्रताएं थी उनका दुरुपयोग हुआ और उस दुरुपयोग के कारण अब जो अन्य समुदाय हैं उनमें एक विभिन्न प्रकार की बात आ रही है कि जब सारे वोट डालने का अधिकार एक है, पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार एक है और जब भौगोलिक संपन्नता का अधिकार एक है, संसाधनों पर अधिकारों की बात आती है, तो नागरिक संहिता की, समान नागरिक संहिता की बहुत जरूरी है। और हाईकोर्ट ने भी, माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि संविधान की जो धारा 44 है, अधिनियम जो है, वो ये कहता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और इसका जो अधिक दुरुपयोग हुआ है, कई मामलों में हुआ है, उसके कई कारण जो हैं आज हिंदुस्तान को उसके भुगतने पड़ रहे हैं। इसके कारण समान नागरिक संहिता की बहुत अधिक आवश्यकता है। उन्होंने एक मामले में ये पूछा भी है कि ये हिंदू अधिनियम के अंतर्गत इसका डिसीजन है या मीना जनजाति का जो मामला है उसके अंतर्गत हम इसका डिसीजन दें। तो अब ये जो देखने वाली बात आ रही है कि जो उसके कई खंड उपखंड जो आ गए हैं उसके कारण जो दिक्कत आ रही है, तो इन सारी दिक्कतों का केवल एक ही समाधान है आजाद भारत की खुशहाली के लिए कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए।
निश्चित ही अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद कोई भी धर्म आधारित कानून लागू नहीं होंगे, इस तरह भी कोर्ट का कहना है। जी देखिए, उसमें धर्म की बात ही नहीं आती। जब संविधान के अनुसार देश को चलना है तो उसमें धर्म का कोई मामला नहीं आता है। तो समान नागरिक है, वोट डालने के अधिकार एक ही रहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है इस समान नागरिक संहिता को लेकर, और उनका साफ कहना है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ये सही समय है। तो देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कुछ संज्ञान होता है। बढ़ते आगे खबर की ओर। प्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगी। चित्रकूट में महामंथन संघ का शुरू हो गया है। प्रवाल जी देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दिनों जो है उसकी सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। उसको जायज़ बात है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले अगले 6 या 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, उस पर एक बहुत बड़ी सबका फोकस है। उसी के मद्देनज़र जो अभी मोदी जी ने अपना मंत्रिमंडल बनाया है, जिस तरह से मंत्रियों को और सभी पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग को लेकर उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो ये एक प्रकार की मोर्चाबंदी है। और उत्तर प्रदेश को में फतह हासिल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है वो एनडीए को बहुमत मिल पाए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, और ये तो संघ का जहाँ तक सवाल है तो उसकी ये जो पृष्ठभूमि है, उनकी बैठकों का दौर, उनका कार्यक्रम वर्कशॉप जो समय समय पर चलते रहते हैं। लेकिन चित्रकूट में इस बार जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे साल भर की वहाँ पर जो है कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। उस अगले कार्यक्रमों के बारे में जो है वो एक रणनीति बनेगी। और इसमें सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश जो अयोध्या ट्रस्ट के चंपत राय जी, उनको भी बुलाया गया है इसमें। तो ये एक प्रकार से पूरी उत्तर प्रदेश को लेकर एक रणनीति बनना है। उसके बाद अन्य प्रदेशों में चुनाव होना है, उस पर भी फोकस होगा। और सीधी सीधी बात है, जो अभी कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत जी ने जो अपना एक बयान दिया कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं और जो यहाँ के बहुसंख्यक हैं, उनका जो है डीएनए भी एक है, ये कह के उन्होंने एक बड़ी बात कही है। हालांकि इस पर राजनीति भी शुरू हुई है, लेकिन ये अब सब चीज़ें ये सब मिला के चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का चुनाव ही पर ही फोकस प्रमुख है। अजय जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चंपत राय की आमद भी इस बैठक में देखी जा रही है, वहीं अनिल मिश्रा की भी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, ये संघ की जो है ये एक वार्षिक बैठक उनका होने का एक वार्षिक सभा उनकी प्रकार से होती है, जिसमें संघ अपने पूरे देश में जितनी गतिविधियां चल रही हैं उनका वो एक प्रमुख तौर पे समीक्षा जैसे करते हैं। अब ये जो चित्रकूट में बैठक है, इसमें संघ के 40 प्रमुख लोगों को बुलाया गया है, और वो 40 प्रमुख लोग इस बात का निर्णय लेंगे कि अयोध्या में जो जमीन खरीदारी का मामला है, वो एक जो जनता में आने से एक जो इमेज खराब हुई है उसके प्रति होगा। लेकिन संपत राय की ईमानदारी पर किसी को संशय नहीं है। अब वो ऐसा हो सकता है कि संपत राय जी के सहयोग में कोई वो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति भी कर सकते हैं जो कि इस काम की पूरी तरह से देख रेख करे, क्योंकि इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी पूंजी, लगभग 10,000 करोड़ के लगभग जो ट्रस्ट के पास जो लोगों की संग्रह निधि पहुंची है, उन सबका एक वो है कि इसको खर्च कैसे किया जाए, और जो बदनामी जो कभी हो जाती है थोड़ी सी चूक के कारण, उससे बचाया जाए। और आगामी चुनाव जो हैं 2022 के, वो भी महत्वपूर्ण है संघ के लिए, तो संघ उसमें भी अपने दिशा निर्देश करेंगे, और वो जो वहाँ मिश्र जी की भूमिका है उस पर भी चर्चा होगी कि उसको किस प्रकार से उपयोग किया जाए। अनिल जी, ये भी चर्चाएं हैं कि जो जमीन विवाद को लेकर मंदिर की, राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन विवाद चल रहा है, उस पर भी 2 दिन में बड़े निर्णय संभावित है कि आ सकते हैं। हाँ, ये बात सही है मैडम। तो उससे संघ की किरकिरी हुई है, मोदी जी की किरकिरी हुई है, और पूरी समूची भाजपा की किरकिरी हुई है। और अब जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में ज्यादा समय नहीं है, बस आ ही रहे हैं, तो नजदीकी है। ऐसी स्थिति में पार्टी आज की स्थिति में बैकफुट पे खड़ी हुई है, और इनके ऊपर घपले घोटाले के बहुत ज्यादा आरोप लग रहे हैं। इसीलिए पार्टी बहुत फूक के कदम उठा रही है कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करें, या इनको जो इसमें सम्मिलित हैं जो चेहरे हैं उनको अलग हटा के दूसरे लोगों को करें। ये सब असल में चुनावी कवायद है, और चुनावी कवायद के लिए संघ मंथन कर रहा है। उसमें कुछ भी निर्णय लिए जा सकते हैं। पार्टी बैकफुट से उभरना चाहती है और फ्रंट फुट से आके अटैक करना चाहती है।
निश्चित, इसलिए महत्वपूर्ण बैठक संघ की इसे कहा जा रहा है। कई तरह के निर्णय इसके निकलकर सामने आ सकते हैं। जो जमीन विवाद का भी मामला गरमाया हुआ है उसको लेकर भी आ सकते हैं। खैर देखना होगा, ये बैठक 7 दिन का ये रहेगा, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रवाल जी, ये जो घोटाले हैं और जो खबर छपी है, बड़ी खबर है और गंभीर मुद्दा भी है ये कि 3rd क्लास सब इंजीनियर काली कमाई का बादशाह निकला। पीडब्ल्यूडी के प्रभारी एसडीओ के यहाँ ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की कल, और दिन भर ये मुद्दा बहुत ही गंभीर रहा और गरमाया हुआ भी रहा। देखिए प्रशिता जी, अब इन चीजों की जो खबरें छपती हैं इस पर लोगों को आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि पिछले 1.5 दशक से इस तरह की जो काली कमाई के जो कलाकार सामने आ रहे हैं, तो अब लोगों को इन खबरों पर ना आश्चर्य होता है, ना बहुत ज्यादा लोग मैंने देखा है इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लगा है कि जितने भी ये अफसर हैं, जितने भी ये जो नगर निगम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, जो भी इस टाइप की एजेंसियां हैं, यहाँ पर काम करने वाले जो अधिकारी पोस्टिंग इसीलिए करवाते हैं, इनको मलाईदार पोस्टिंग कहा जाता है, वो कराते ही इसीलिए हैं, लंबी राशि देके कराते हैं ताकि वो कमाएं। जब आप पैसा देके ही कोई पोस्ट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसके अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि आप तनख्वाह पर निर्भर रहेंगे, उसके अंदर फिर आप घोटाले करेंगे। फिर आप देखिए कभी पुल गिरता है, कभी जो है दूसरी बड़े हादसे होते हैं। तो अब और इनकी कभी भी जब यदा कदा जब इनके ऊपर जांच होती है या इनके ऊपर कभी छापे कार्रवाई जैसे होती है तो सब चीज निकल के आती हैं, उसमें भी आधी चीज निकल के आती हैं, आधी निकल के भी नहीं आती हैं। तो क्योंकि इन सब एक जो काली कमाई के कलाकार हैं, इनने सारी आधी ज्यादा कमाई तो इन्होंने विदेशों में लगा रखी है अपनी, है ना। अब उसके बाद फिर लीवर पोती होती है। बता दीजिए आप कितने ऐसे मामले हैं, 1-2 को अगर छोड़ दें तो जिन पर एक कोई बड़ी कार्रवाई हुई हो, बाकी सभी लोग जो है वो अदालतों के माध्यम से या अपने कनेक्शन के माध्यम से फिर निकल के जाते हैं और फिर से वो अपने धंधे में लग जाते हैं। तो ये अब इन चीज़ों पर मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता है। एक जीवन की जो दिनचर्या है उसमें ये ऐसी खबरें आ चुकी हैं और अखबार नवीस भी ये सब चीज़ जानते हैं। तो अब लेकिन ये है कि आम जनता की किस तरह से कमाई का दुरुपयोग हो रहा है, जो टैक्स लोग भरते हैं उनके संग क्या हो रहा है, ये सामने है। कितने सारे आलीशान मकान, बंगले, दुकान, गाड़ी घोड़े, एक आम व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है ऐसे दौर में। कोरोना काल में तो अच्छे अच्छे लोगों की जो है वो टांगे जो है छत से लग गई, उसके बावजूद इस टाइप लोग जो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी सारी जो प्रॉपर्टी संपत्ति उसको जो है वो सरकार को अपने खजाने में लेने चाहिए। इनसे अस्पताल और तमाम जो चीजें हैं उनका निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल, व्यवस्था तमाम हो जानी चाहिए इनके जो काली कमाई है इससे। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। निकलकर सामने आया जांच में कि 29 साल की नौकरी में जितना वेतन नहीं लिया उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति निकलकर सामने आई। अजय जी। हाँ जी, ये ग्वालियर में काफी लंबे समय तक रविंद्र सिंह कुशवाहा जो हैं ये अपॉइंट रहे और लगभग 17 साल का इनका जो कार्यकाल रहा है वो ग्वालियर में रहा है। और ये जो हैं ये कार्यपालन यंत्री के पद पर अभी कार्यरत हैं। और लेकिन जो उनकी आय है जो 29 साल में जो होनी चाहिए वो लगभग 98 लाख रुपए के लगभग होने चाहिए। और ये जो इनकी आय है वो करोड़ों रुपए में है, मतलब 20 करोड़ के लगभग जो है अभी तक आकलन में इनकी जो संपत्ति आई है। तो जो संपत्ति आई है इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सड़क तो खस्ता हाल रहती हैं जो पीडब्ल्यूडी के जिम्मे रहती हैं। जो पीडब्ल्यूडी जो भवन बनाते हैं वो भी बहुत जल्दी उनमें दरार आ जाती है। लेकिन ये जो अधिकारियों के मकान रहते हैं इनकी नींव जो है कई वर्षों तक नहीं हिलती है। तो जो इनके निजी में जैसा ये लोग कंस्ट्रक्शन कराते हैं वैसी कंस्ट्रक्शन इनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार के काम कराएं, क्योंकि वो तो जनता के उपयोग की बात आती है। तो ऐसे लोगों की संपत्तियां जो हैं वो राजसात करनी चाहिए और राजसात करने के बाद उन्हें सरकार के हवाले उन इमारतों में उन्हें तब्दील कर देना चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रकार के उदाहरण होने लगेंगे तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं में रोक लगेगी। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये कोई पहला मामला नहीं है। निश्चित ही प्रवाल जी ने जिस तरह से कहा कि बहुत आम सी बात हो गई है कि सरकार से जुड़ा कोई व्यक्ति या कोई बड़ा अधिकारी, अभी जीपी सिंह का जो मामला चल रहा है वो भी गरमाया हुआ है, वहां पर भी छापामार कार्रवाई जो लगातार चल रही है। लेकिन अगर हम कड़ी कार्रवाई या सख्त कार्रवाई की बात करते हैं तो वहां पर कुछ नजर नहीं आता।
देखिए प्रेषिता, सबसे बड़ी बात ये है कि अब जैसे ये आपके रविंद्र सिंह कुशवाहा पकड़ाए हैं ग्वालियर से, पीडब्ल्यूडी में एसडीओ से प्रभार था। सब इंजीनियर बेसिकली इनकी मूल पद है, लेकिन एसडीओ का प्रभार इनके पास था। बिल्कुल। ये अकेले कभी इतना नहीं कमा सकते। इनने कमाया है, निश्चित ये है कि इनसे बड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, उनसे बड़े अधिकारी होते हैं, तो ये एक चेन रहती है। और ये अगर इतना कमा रहे हैं तो इनके ऊपर और नीचे के लोग भी कमा रहे होंगे निसंदेह। ये अकेले दोषी नहीं है। अगर इसकी पड़ताल सही ढंग से की जाए तो मालूम ये पड़ेगा कि कहीं ना कहीं, लेकिन होता ये है कि जो फंस जाता है वो वही चोर कहलाता है, बाकी तो सत्य सत्य साहूकार कहलाते हैं। ये जल संसाधन विभाग हुआ, पीएचई हुआ, लोक निर्माण हुआ, ये तो सोने की खान होती है ये इंजीनियर, सब इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पे ये लंबा माल कूटते हैं और घटिया दर्जे की सामग्री का उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी योजनाएं सरकार की फेल होती हैं, पुल गिर जाते हैं, डैम फट जाते हैं, सड़क जो है जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं। और ये सब इन्हीं की काली कमाइयों के कारण ये सब दिन हम लोगों को देखने पड़ते हैं। निश्चित ही सरकार तमाम कोशिश करती है कि लोगों तक हर एक सुविधा मुहैया कराए, लेकिन जब विभागीय स्तर पर जाते हैं तो इस तरह के मामले सामने आते हैं और जब हमें पता चलता है कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो यही होता है। खैर, बढ़ते अगली खबर की ओर। अनलॉक को लेकर, लॉकडाउन को लेकर केंद्र ने संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार ने चेताया है कि बाजारों और पर्यटन स्थलों पर भीड़ से संक्रमण को खुला न्योता है। मोदी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने, प्रवाल जी, कि अभी कोरोना गया नहीं है, तीसरी लहर की भी आशंका बनी हुई है। लेकिन अनलॉक में जो स्थितियां हम देख रहे हैं, बाजारों में देखें तो रोज तस्वीरें आ रही है कि भीड़ जमा हो रही है, और जो घूमने वाले स्पॉट है हम वहां पर जाके देख ले तो वहां पर भी भीड़ हो रही है। कल ही मसूरी से जो तस्वीर आई, वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। को ऐसा समझ में आ रहा है कि लोग बिल्कुल लोग गर्मी की छुट्टियां मनाने जो निकलते हैं उस तरह से निकल रहे हैं। निश्चित रूप से प्रशिता जी, बड़ा चिंतनीय और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय जब हमने अपने बड़े करीबियों को इस कोरोना काल की महामारी में खोया है, और मैं समझता हूँ उससे सबक नहीं लिया गया। अब आप देखिए, पचमढ़ी से लेकर मनाली तक, और आप मसूरी का बता रही हैं, तमाम जगह पर सारे होटल, सारे लॉज सब बुक हैं बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये लोग क्यों नहीं समझ में आता है कि इतनी बड़ी महामारी के बाद इतने लाखों लोगों को हमने खोया है, अपने बहुत अजीज और करीबी लोगों को हमने अपने सामने दम तोड़ते देखा है, उसके बाद भी हम सबक नहीं ले रहे हैं। बल्कि और आप देखिए कि वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक स्पॉट बन गए हैं और तमाम जगह पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। जब तक आदमी के ऊपर खुद नहीं गुजरती है प्रशिता जी, जब तक आदमी को उस दर्द का एहसास नहीं होता है। और ये बिल्कुल चिंता की बात है, जिस तरह से लॉकडाउन के बाद जो स्थितियाँ आई और अब जो स्थितियाँ लॉकडाउन में चल रही हैं, अब आप देखिए कोई ना मास्क लगा रहा है, ना कोई सैनिटाइज कर रहा है, ना सोशल डिस्टेंस है, और तमाम जगह भीड़, चाहे रैलियां हो चाहे कुछ हो, बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि अभी सोशल मीडिया में एक बड़ा वो चल रहा है कि सरकार ने तैयारी कर ली है, अस्पतालों ने तैयारी कर ली है, अब जनता जी तोड़ लगी हुई कैसे ये बढ़े। तो एक ये बड़ा चिंता का विषय है, और इस पर मैं समझता हूँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लगे लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन को लेकर भी अभी देखा है कि किस तरह से मारामारी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ों पर लोगों को संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली ये थर्ड वेव बता रहे हैं और ज़्यादा भयावह होगी। और बिल्कुल एक बार फिर अगर मुसीबत पे पड़े तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 या 2 दिन पहले ही कहा है कि हमारा खजाना बिल्कुल खाली हो चुका है, अब फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति में नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं है, हमें बाजार खुले रखने ही पड़ेंगे। ये एक तरफ सरकार की मजबूरी है, लेकिन दूसरी तरफ हम जो तस्वीरें हर रोज जो निकलकर सामने आ रही है, खासकर रविवार संडे की, बिल्कुल संडे का जो लॉकडाउन था वो भी पिछले हफ्ते से हटा दिया गया। तो पिछले हफ्ते भी वो तस्वीर आई थी कि हम लेक व्यू की बात करें, राजधानी भोपाल में वन विहार की बात करें तो 6000 लोग वहां पर एक साथ इकट्ठा हो गए। अजय जी, देखिए, एक कहावत है कि इलाज से जो होता है वो परहेज बेहतर होता है। तो परहेज जो है वो है सावधानी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल। तो ये कोरोना पर पूर्णतः लागू होता है कि जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, और संसाधन हो भी तो वो कोरोना का इलाज नहीं है। अब जितने हिल स्टेशन हैं, चाहे पचमढ़ी हो, माउंट आबू हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, माउंट आबू हो, सभी दूर पर इतने पर्यटकों की भीड़ पहुंच गई है। अब वहाँ की राज्य सरकारों को जो है इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो आती है कि वो उन सब बातों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना कहाँ से आता है। कोरोना की एक बहुत बड़ी वजह होती है नोट। जो नोट जब आते हैं, रुपए जब आते हैं, तो उसमें
कहाँ से आ रहा है वो रुपया, महाराष्ट्र से चला था, कैसे आया था, उनके पास आया, उसमें संक्रमण है, उसमें किसी प्रकार की सावधानी रखते। वो जो होटल वाले जिसको पैसे देते हैं वो उसी हाथ से सामान उठा के देता है, तो संक्रमण लोगों के घरों में आ जाता है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं, जो लोगों को रोकने वाली बातें हैं, उस पर सरकार किसी प्रकार का नहीं कर रही। भाई खजाना खाली हो या भरा हो, आपको लॉकडाउन की बात ये नहीं है, दोनों चीजें अलग हैं। क्योंकि जब जितना खजाना आपका भराएगा, यदि तीसरी लहर यदि भयावह हुई तो आपको वो खजाने में वो भी बात नहीं बचेगी। तो सवाल यहाँ खजाना देखने का नहीं है, सवाल यहाँ इस बात का है कि जो जनता है उसकी आप सुरक्षा कितने अच्छे से कर रहे हैं। सुरक्षा की महत्वपूर्ण, और ये लोगों की स्वयं जवाबदारी है, सरकार पर न थोपा जाए। ये व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो कितने अच्छे ढंग से अपनी सुरक्षा करता है, सैनिटाइज स्वयं को करके रखता है, सोशल डिस्टेंस बना के रखता है, लगातार कहीं बाहर जाता है तो मास्क में लगा कर जाता है। और यदि वो और भी है तो यदि उसको, जैसा कि हमेशा विज्ञापन में चाहे कॉलर ट्यून हो, उसमें बचता है कि अभी मतलब आपको बहुत जरूरी काम हो तभी निकलें, तो जनता को इस बात का समझना चाहिए। पिकनिक तो भविष्य में मनाते रहेंगे, लेकिन यदि लोगों ने जो खोया है इस दूसरे लहर में, वो तो बड़ा भयावह और दुखद है। तो लोगों को दूसरे की परेशानी देख के समझना चाहिए कि इसे हम हल कैसे करें। जी अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अजय जी ने भी कहा, मेरा भी एक व्यक्तिगत मेरा ऐसा सोचना है कि अभी जो पिकनिक स्पॉट्स खोल दिए गए हैं, उन्हें कुछ टाइम के लिए अगर बंद रखते तो शायद कुछ ज्यादा मॉल खोल दिए हैं, नहीं पड़ता। बिल्कुल, मॉल खोल दिए गए और तमाम तरह के पिकनिक स्पॉट्स की बात करें। बिल्कुल अनिल जी, आपका क्या सोचना है? प्रेषिता मैडम, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अभी इसको खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और जो कंप्लीट अनलॉक किया गया है उसकी भी अभी आवश्यकता नहीं थी। सरकार को कम से कम सैटरडे संडे लगाए रखना था, और उस समय तक लगाए रखना था जब तक मध्य प्रदेश में मोदी का जो संक्रमण की वो है, जब तक 0 ना हो जाए, तब तक इनको रखना चाहिए था। एक बार पूरी तरीके से सफाई हो जाए, उसके बाद धीरे 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 खोल के। लेकिन जो लगातार सरकार ने अपनी वाहवाही बताने के लिए जिस ढंग से सैटरडे समाप्त किया, फिर उसके बाद संडे समाप्त कर दिया, और धीरे धीरे अनलॉक होता जा रहा है, उससे खतरे बढ़ते जा रहे हैं। और वो भी उस स्थिति में जिस समय तीसरी लहर दस्तक दे रही है। मध्य प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र इसमें अलर्ट घोषित है ऑलरेडी। यूएनओ ने पहले ही बोल रखा है, WHO ने बोल रखा है कि इसको रोका नहीं जा सकता। इन परिस्थितियों में इस प्रकार अनलॉक करना मैं समझता हूँ उचित नहीं। निश्चित ही हम दूसरे राज्यों की खबर अभी देख ही रहे हैं कि दूसरी लहर का पीक वहां पर पहुंच रहा है। ठीक है, हम दूसरी लहर से निकल चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर की जो आशंका बनी हुई है वो अभी यही है कि 1-2 महीने में लगभग ही आना तय है। और उसी बीच जब इतने सारे वेरिएंट्स, प्रवाल जी, हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के वायरस के वेरिएंट्स आ रहे हैं, उन पर भी रिसर्च चल रहा है। उनके बारे में भी अभी सही और सटीक तर्क नहीं आए हैं कि वो कैसे फैल रहे हैं, कैसे उनका इलाज संभव है, क्या वैक्सीनेशन उन पर कारगर है या नहीं है। उसके बावजूद तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को भी यहाँ जागरूकता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर अगर लापरवाही बढ़ती तो बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे, और अब फिर बड़ी मुसीबत में पड़े तो उभरना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल प्रवाल जी, निश्चित रूप से अनिल श्रीवास्तव जी खुद इस चपेट में आए, मैं खुद इस चपेट में आया, वो अस्पताल में रहे हम, तो हमने इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीक देखा है, ध्यान से देखा है कि किस तरह से, मैंने बताया ना आप, किस तरह से अपने सामने लोग दम तोड़ रहे थे और सब लोग असहाय थे। इस समय ना पावर काम कर रहा था, ना पैसा काम कर रहा था, और बड़े नज़दीकी लोग जो है आपके सामने जाते जा रहे थे, उनको ना ऑक्सीजन मिल पा रहा था ना कुछ, क्योंकि स्थिति बड़ी भयावह थी। डॉक्टर लोग या चाह के भी कई बार मदद नहीं कर पा रहे थे। तो इसी स्थिति के अंदर सब लोगों ने बहुत करीब से देखा है। तो इसलिए मैंने फिर कहा कि हमको स्वयं को, जैसे कि अभी अजय जी ने भी कहा कि हमें खुद संज्ञान लेना पड़ेगा, हमें खुद अपने आप को इसलिए दूर रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी हो तभी हम घर से निकलें। और अब आप देखिए ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं लोगों के, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखिए आपकी बड़ी झील हो, चाहे वो केरवा डैम हो, चाहे मॉल हो, चाहे फिटनेस सेंटर हो, स्विमिंग पूल हो, तमाम जगह अभी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि अखबारों में भी पढ़ा और चैनल्स में भी तमाम खबरें देखी कि किस तरह से हमने अपने अजीज लोगों को खोया। और शमशान के और जो विश्राम घाट के फोटोज आपने देखे होंगे, इकट्ठे जो कभी नहीं सोचा था, वो भी सब हमने देखे। लेकिन लोग क्यों नहीं समझते हैं, ये
क्योंकि सरकार का एक वो है, कब तक कितने लोगों को समझाएगी, क्या करेगी। लेकिन जो भीड़ है, तो जैसा कि अनिल जी ने कहा, सैटरडे और संडे मैं समझता हूँ फिर से एक बार सरकार को टोटली लॉकडाउन करना पड़ेगा। निश्चित ही सरकार तो समय समय पर चेता ही रही है। राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें कि कोरोना अभी गया नहीं है, अभी भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। दूसरे राज्य कर्नाटक की बात करें तो वहां दूसरी लहर का पीक अभी पहुंचा है। हालांकि हम दूसरी लहर से निकल चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर हमारे सामने खड़ी है, तो लोगों को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, जागरूकता दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़े टाइम और घर में रह लेंगे तो क्या हो जाएगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवाल जी, अजय जी और अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए अखबारों की सुर्खियों में। तो अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर, हेडलाइंस पर चर्चा की, विश्लेषण किया और जानने की कोशिश की कि असल खबर क्या है। और वहीं तीसरी लहर की जो आशंका बनी हुई है, उसमें लगातार साधना न्यूज भी आपसे अपील करता है कि लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, क्योंकि जो तस्वीरें दूसरी लहर में भयावह तस्वीरें हमने देखी है, शमशान घाट की, हॉस्पिटल्स की, लोग मर रहे थे, एक बार फिर से कोई भी ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।